मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एक नई चीज़ की। और जो नई चीज़ है उसको समझने के लिए डेसिमल की समझ बहुत ज़रूरी है। डेसिमल आपको लेक्चर आपने कर लिया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और तभी हम चीज़ों को समझ पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं अपनी क्लास में। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आइए बढ़ते हैं सवालों पे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं जो चीज़ आपको पढ़ाने जा रहा हूं उसका नाम बाद में बताऊंगा क्या पढ़ाने जा रहा हूं, लेकिन पहले पॉइंट समझिए। वॉइस बढ़ा दो पीयूष, वॉइस बढ़ा भाई, बच्चे कह रहे हैं तो। हाँ जी हर्ष जी, आइए देखिए मेरे बच्चे। एक शब्द आपने सुना होगा, नंबर लाइन। नंबर लाइन, आप कहेंगे हाँ सर हमने नंबर लाइन सुना। हिंदी में इसे कहते हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा, देखिए मेरे दोस्त, इसे पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी समझ डेसिमल पे बहुत बेहतरीन हो चुकी हो। अगर डेसिमल की समझ नहीं होगी तो हम दिक्कत में आ जाएंगे। ये डेसिमल आपको करा दिया है। डेसिमल पढ़ना ही ज़रूरी है, उसके बिना ये नहीं होगा। नंबर लाइन संख्या रेखा होती क्या है सर? एक ऐसी लाइन होती है जिसपे हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे बस 10 सेकंड, मतलब 2-3 मिनट के अंदर इस पॉइंट को क्लियर करूंगा, नंबर लाइन को, क्योंकि इसके बाद हर एक चीज आपको यहीं से रिलेट होगी जीवन में। मेरे बच्चों, कोई भी लाइन होगी तो उसका बीचों बीच वाला जो हिस्सा होता है उसे हम जीरो कहते हैं। इधर पॉजिटिव वैल्यू चलती है, इधर सारी नेगेटिव वैल्यू चलती है। हाँ जी, तो इधर पॉजिटिव वैल्यू चलती है, तो जैसे यहाँ +1 आया, यहाँ +2 आया, यहाँ +3 आया, यहाँ +4 आया, एंड सो ऑन। इधर नेगेटिव वैल्यू चलती है, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। तो ये होती है नंबर लाइन। नंबर लाइन संख्या रेखा का मतलब ऐसी रेखा जिस पर हम नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखाए जा सकते हैं नंबर, वो नंबर लाइन कहलाती है। अब बात आती है सर कौन कौन से नंबर दिखाए जा सकते हैं? तो मैंने लिख के दिखाया 1 2 3, -1 2 3 इन्फिनिट तक ऐसे हो सकता है। आपने कहा ठीक है, तो सर एक बात बताओ, क्या कि सर मैंने आपकी बात मान ली, आप मुझे 1.2 दिखा के बताओ कैसे आएगा। 1.2 को रिप्रेजेंट करके दिखाइए कैसे होगा। 1.2 को रिप्रेजेंट करके बताइए कैसे होगा। तो सर 1.2 को रिप्रेजेंट करना है तो 1 यहां है और 0.2 की बना दो फ्रैक्शन। तो 0.2 की फ्रैक्शन क्या होगी? 2/10। इसका मतलब ये हुआ कि 1 से 2 के बीच में 10 हिस्से कर दो। 1 से 2 के बीच में कितने हिस्से कर दो? 10 हिस्से। अगर 10 हिस्से आप करेंगे 1 से 2 के बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 10 हिस्से कर दिए, तो जो दूसरा हिस्सा होगा उसका नाम होगा 1.2। 1.2 बिल्कुल ठीक है। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे कहूं, आप मुझे बताइए -2.3, इसको रिप्रेजेंट करिए। तो मेरे बच्चे एक बात समझिए कि -2 यहां है, हाँ है ना, और 2 से 3 के बीच में 0.3 की फ्रैक्शन बनाएंगे, बटे 10 कर देंगे, मतलब 3/10, तो इसके 10 हिस्से करेंगे ऐसे 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 करके। तो जो यहां से तीसरा हिस्सा होगा ना, वो बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा -2.3। क्या आप मेरी बात समझ पाए? किसी भाई को कोई दिक्कत है? बहुत सुंदर। अब आगे आते हैं। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं मेरे दोस्त कि यार आप मुझे क्या करो, 0.857 इसको रिप्रेजेंट करके दिखाओ। तो आप कहेंगे सर इसका साधारण सा तरीका है, इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे तो 857/1000। इसका मतलब सर ये हुआ कि 0 से 1 के बीच में, क्योंकि 0 पॉइंट है तो 0 से 1 के बीच में 1000 टुकड़े करो, 1000 टुकड़े करो। 1000 टुकड़े करोगे तो जो 857वां टुकड़ा होगा वो 0.857 को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ सर ये तो समझ में आ गया। हाँ जी, बहुत ध्यान से समझना क्योंकि यहां से बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे।
मैं आपको कहूं 0.5 पे बार, इसे रिप्रेजेंट करके दिखाओ नंबर लाइन पे। आप कहेंगे सर ये भी हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है, इसकी फ्रैक्शन बनाना जानते हो ना आप? हाँ सर जानते हैं। ये हो जाएगा 5/9। तो इसका मतलब 0 पॉइंट है, तो 0 से लेके 1 के बीच में 9 टुकड़े करो। कितने टुकड़े होंगे इस बार? 9 टुकड़े होंगे। तो जो फिर पांचवा टुकड़ा होगा, मान लो ये है पांचवा टुकड़ा, तो ये कहलाएगा 0.5 पे बार। हाँ जी। अगर मान लीजिए मैंने कहा -0.89 पे बार, तो इसका मतलब हुआ 89/99। ध्यान रहे माइनस है, तो इसका मतलब 0 से लेके -1 के बीच में 99 टुकड़े करने पड़ेंगे। तो जो 89वां टुकड़ा आएगा वो बेसिकली -0.89 पे बार को रिप्रेजेंट करे। क्या आप मेरी बात से सहमत है? मैं कहा हाँ। तो सर दो बातें यहां से समझ में आई। कौन कौन सी? कि कोई नंबर सीधा सीधा इंटीजर है, इंटीजर है, इंटीजर को हम हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, -5 हुआ, -1 हुआ, 0 हुआ, 8 हुआ। एक तो ये सारे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, यानी जो कंप्लीट है, पूर्ण अंक है, इंटीजर है, ठीक है। -18 हुआ, 402 हुआ, ये इंटीजर है, ये सब रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। दूसरा, कोई भी फ्रैक्शन रिप्रेजेंट की जा सकती है, फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करी जा सकती है, यानी जो p/q के फॉर्म में लिखी गई हो उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, यानी भिन्न को भी दिखाया जा सकता है। आप कहेंगे सर भिन्न को दिखाया जा सकता है? हाँ, तो डेसिमल में आपने बताया था कि हमने डेसिमल को, ध्यान देना छोटी छोटी बातों पे, थोड़ी देर में आप समझेंगे कि मैं पढ़ाने क्या जा रहा हूं। डेसिमल को हमने तोड़ा था टर्मिनेटिंग डेसिमल, और फिर हमने ब्रेक किया था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ना सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है जी। शांत दशमलव, अशांत दशमलव। शांत दशमलव को समझाया था कि इसकी फ्रैक्शन बनाई जाती है और बड़ी आसान होती है, जितने डेसिमल के बाद डिजिट होते हैं उतनी ही नीचे जीरो लगाते हैं। ठीक है जी। दूसरी चीज, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की क्या कहानी है सर? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को मैंने दो हिस्सों में बांटा था, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल या रिकरिंग डेसिमल, अशांत आवर्ती दशमलव, और एक बांटा था मेरे बच्चे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, अशांत अनावर्ती दशमलव। आप कहेंगे हाँ सर ये भी बांटा था आपने, हाँ है ना? क्लियर है यहां तक की बात? किसी भाई बहन को कोई दिक्कत है? नहीं। तो मेरे बच्चे इस बात को समझो कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल आपका फ्रैक्शन बनाना सिखाया था जिसमें बार आता है, लेकिन मैंने कहा था कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 0.5, 8, 4, 1, 6, 7, तो यहां ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है, तो इसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इन्हें मेरे बच्चे हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। हाँ है ना? क्लियर है यहां तक की बात? किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं? लेकिन मेरे बच्चे अगर मेरा सवाल आपसे ये हो कि भाई नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को क्या आप बता, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, अशांत और अनावर्ती दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव को क्या नंबर लाइन पे लिखा जा सकता है? भाई हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल लिख दिया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल लिख दिया, लेकिन क्या हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल अशांत अनावर्ती दशमलव को नंबर लाइन पे लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे कि इसकी तो फ्रैक्शन नहीं बनती। जैसे √2 हुआ, √2 क्या है? 1.412, चलता ही रहेगा। हाँ जी, मेरी बात समझ रहे हैं? √2 की वैल्यू बताओ पहले क्या होती है? मैंने सही लिखी है गलत लिखी, जल्दी से बताओ, पता चले कितने बच्चे जानते हैं इस बात को। बताइए, √2 की वैल्यू क्या होती है? कितने बच्चे को, कितने बच्चे जानते हैं? प्रेस करता रहेगा। बताओ भाई। बिल्कुल, तो वो होगी √2 की वैल्यू कितनी? 1.414।
और चलती रहेगी। यानी ये बनता है मेरे बच्चे क्या, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल या रिकरिंग डेसिमल। √2 की वैल्यू कौन से में आती, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, अशांत अनावर्ती दशमलव। अब हमारी लड़ाई चालू यहां पे ये होती है कि इसको √2 को हम यहां कैसे लिखें, क्योंकि इसकी तो फ्रैक्शन नहीं बनती। तो मेरे बच्चे ध्यान से देखना, एक ही सवाल समझाऊंगा, उसी हिसाब से समझ जाएंगे मेरे बच्चे। जब भी ये वाली कहानी आए ना आपके सामने, कौन सी कहानी, रूट वाली, √2 बताओ, √3 बताओ, तो आप ये सोचिए कि आपको यहां √2 लेके आना है ना। कैसे लाया जाए, तो सर अगर मैं ये साइड की लेंथ 1 ले लूं, इस साइड की लेंथ 1 ले लूं, तो ये √2 आ जाएगा। आप करके देख लो, क्योंकि ये होता है इसका वर्ग जमा इसका वर्ग, तो 1 का वर्ग जमा 1 का वर्ग। बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही मेरे बच्चों अगर मुझे यहां √3 लाना हो तो कैसे करें, तो सर एक तो 1 ले लो, एक √2 ले लो, बन जाएगी बात। हाँ है ना, क्योंकि इनके वर्गों का योग करोगे यही आएगा। मैं कहूं मेरे भाई, मुझे बताओ √5 क्या आएगा, तो 5 से छोटा यानी कि √4 ले लो और 1 ले लो, और √4 का मतलब होता है 2। हाँ है ना, 4 1 रिपीट नहीं होगा, चिंता मत करो, उसमें √2 में 4 1 रिपीट नहीं होता। क्लियर है। तो इस तरीके से देखते हैं, यानी यहां √3 है तो उससे एक छोटा और 1 ले लो, √5 है तो उससे एक छोटा 1 ले लो, √2 है तो एक छोटा 1 ले लो। समझ रहे हो मेरी बात को। अब कहानी ये है कि अगर मेरे को यह पता चल जाए कि भाई √2 की लेंथ इतनी होती है, तो मैं फुट्टे से नापूंगा और फिर क्या है, नंबर लाइन पे सीधा लिख दूंगा, यहां से 0 के बाद जितनी मेरी लेंथ थी यहां ही वो लिख दूंगा। तो √2 भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर करना होता था तो 10वीं क्लास में आप ऐसे करते थे कि अपनी तरफ से एक लाइन खींचते थे, यहां पे मेरे बेटे आप अपनी तरफ से एक लाइन खींचते थे यहां पे, जिसकी लंबाई होती थी 1, तो ये 1 खींच दी। उसके बाद फिर यहां एक लाइन खींचते थे अपनी तरफ से जिसकी लंबाई होती थी 1। ठीक है जी। फिर आप बच्चों कहते थे देखो ये लेंथ 1 है, ये लेंथ 1 है, तो यहां से इसका हाइपोटेनियस निकालोगे तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी, सर ये लेंथ पाइथागोरस थ्योरम से √2 निकल के आ जाएगी। कितनी लेंथ निकल के आ जाएगी मेरे बच्चे, √2 लेंथ निकल के आ जाएगी। और अगर ये √2 निकल के आ गई तो भैया ये फुट्टे से नाप लेंगे, या यहां प्रकार की नोक रखेंगे और यहां रखेंगे पेंसिल प्रकार की, और हमें ये पता चल गया ये जो चाप है यानी ये जो आर्क है ये √2 लेंथ जितनी, और हम इसको ऐसे ले आएंगे। तो ये वाला जो पॉइंट है यहां, ये √2 लेंथ को रिप्रेजेंट कर देगा, √2 लेंथ को रिप्रेजेंट कर देगा। मोटी बात ये है मेरे बच्चे कि यहां तक मैंने जो पढ़ाया है वो आगे काम आएगा पेपर में। क्यों आएगा, ये नहीं आएगा पेपर में कि √2 को रिप्रेजेंट करके दिखाओ लाइन पे, 10वीं क्लास का हिस्सा था आपका नहीं। लेकिन मेरी कहानी पढ़ाने का तरीका यह है कि मैं जो भी पढ़ाऊं आपको आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, पूरी तरीके से समझ में आना चाहिए, रटना नहीं। तो आपको यह पता चल गया कि भाई √2 की कहानी क्या है, √2 रिप्रेजेंट किया जा सकता है, √3 रिप्रेजेंट किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपसे ये चाहता हूं कि मुझे माइनस में √2 रिप्रेजेंट करके दिखाओ। मुझे इस नंबर लाइन पे माइनस में √2 रिप्रेजेंट करके दिखाओ तो मैं मानूं आपकी बात। इसे रिप्रेजेंट करें तो मैं मानूं कि आप जिंदा दिल आदमी और मेरे स्टूडेंट हैं। तो आप कहेंगे सर इसे तो मैं क्या, कोई भी नहीं कर सकता रिप्रेजेंट। क्यों, क्योंकि सर आपने एक चीज समझाई कि भाई ये सारी कहानियां जो सेट होती हैं, ये सारी कहानियां सेट कहां होती हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में सेट होती हैं, क्योंकि यहीं पे रूट में लाया जा सकता है। कब, जब आपके पास परपेंडिकुलर हो और बेस हो, तो जो हाइपोटेनियस है उसकी वैल्यू ही आएगी। लेकिन सर एक बात बताना, दो चीजें ध्यान से समझना। आप सर कमजोर टीचर हैं, क्योंकि आप टीचर हैं और बाकी पूरी दुनिया जो यूट्यूब पे पढ़ा रही है वो यूट्यूबर है, इसलिए उनको ज्यादा ही दिमाग है। अगर x² बराबर 16 है तो x की वैल्यू क्या होगी, +-4। हाँ जी। और x बराबर √16 है तो x की वैल्यू क्या होगी, +4। ध्यान रहे, क्यों, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है,
इसकी पावर एक है, इसलिए लीनियर इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन आता है। जितनी पावर होती है उतने सॉल्यूशन। यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो पावर है तो दो सॉल्यूशन आएंगे, एक प्लस एक माइनस। कहानी क्वाड्रेटिक में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी नहीं। तो मेरे बच्चे हाइपोटेनियस यानी रूट में अगर कोई वैल्यू है तो इसका आंसर हर हाल में प्लस में आएगा, माइनस में नहीं आएगा, पहली चीज। तो मेरे बच्चे परपेंडिकुलर आपका प्लस हो या माइनस हो, बेस भी आपका प्लस में वैल्यू लिखी हो या माइनस में लिखी हो। हाइपोटेनियस तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, नहीं प्लस या माइनस कुछ भी इधर रखा उसका वर्ग, जमा में बेस प्लस माइनस कुछ भी इधर रखा उसका वर्ग करना होता है। और मेरे बेटे आप ये बात जानते हैं कि ये प्लस माइनस का वर्ग करोगे प्लस आएगा, और भैया यहाँ प्लस माइनस कुछ भी उसका भी वर्ग करोगे प्लस आएगा, और प्लस प्लस को जोड़ेंगे ना सर तो आंसर में अंदर प्लस आएगा। और अंदर प्लस आ रहा है तो अंदर माइनस सेट ही नहीं होगा, अंदर कोई माइनस ला ही नहीं सकता माइकला, अंदर माइनस में कोई ला ही नहीं सकता स्क्वायर रूट के अंदर। अंदर में मेरे बच्चे स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ ही नहीं सकता। इसका मतलब यह हुआ कि भाई -√2 जब किसी राइट एंगल ट्रायंगल की हाइपोटेनियस वाली साइड बन ही नहीं सकता, यानी ये कोई लेंथ है ही नहीं, पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। और अगर ये संभव ही नहीं है, ये लेंथ ही नहीं है एक्चुअल में, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो इसे नंबर लाइन पे लिख कैसे सकते हैं? इसे नंबर लाइन पे लिख कैसे सकते हैं? और अगर हम इसे नंबर लाइन पे नहीं लिख सकते तो यहां से क्लासिफाई होता है क्या कि भैया नंबर को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, संख्या को हम दो हिस्सों में बांटते हैं मेरे बच्चे। एक होता है रियल नंबर, रियल नंबर और वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या, इसका मतलब है द नंबर दैट कैन बी represent on the number line जो संख्या या जो भी नंबर है, अगर किसी नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे, अगर किसी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे, जो नंबर अभी मैं पढ़ा रहा था, तो वो मेरा कहलाता है मेरे बच्चे रियल नंबर, वास्तविक संख्या कहलाता है। अगर कोई संख्या नंबर लाइन पे लिखी जा सकती है, दिखाई जा सकती है, वो मेरा कहलाता है रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। और जो एग्जिस्ट ही नहीं करता उसको हम कहते हैं प्योर इमेजिनेशन, और इमेजिनेशन से ही वर्ड बना है इमेजिनरी। हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी। मेरे बच्चे जो इमेजिनरी नंबर होता है ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इससे सवाल नहीं पूछा जाता। लेकिन अगर आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं तो मुश्किल से 2 से 3 मिनट लूंगा और इससे जो सवाल बन सकता है वो आपको आना चाहिए। बाकी सारे रियल नंबर है। रियल नंबर कौन से हुए सर? अबे ढक्कनो, जो जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें तुमने, ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया, ये रियल हुआ, ये रिप्रेजेंट किया है, ये सारे रिप्रेजेंट कर रहे थे, रियल नंबर थे यार, ये रिप्रेजेंट कर रहे थे, रियल नंबर है। जो जो रिप्रेजेंट कर रहे थे वो रियल नंबर है, जो नहीं कर रहे थे वो इमेजिनरी है, बस सिंपल। तो आपका हर चीज का जवाब अब आपको मिल गया होगा इफ यू लिसन मी वेरी केयरफुली। क्लियर है? तो मेरे बच्चे इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या आप समझ गए, यानी काल्पनिक संख्याएं वो होती हैं जहां रूट के अंदर माइनस आता है, -3 लिख दिया, ये सब इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। मेरे बच्चे आपको शायद ये समझ तो होगी ही कि मैं √a इंटू √b लिखूंगा तो इसका मतलब रूट के अंदर a इंटू बी होगा। अब जो ये 2-3 मिनट में चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं, दीज आर ओनली फॉर सीडीएस, नॉट फॉर यू। ओके, तो ये आपको पता है एहसास,
तो इसको भी हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू रूट के अंदर -1। आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि गुना करेंगे तो यही बात आएगी। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब कहानी ये ध्यान से समझिएगा कि इन्होंने एक नाम दे दिया, क्या कि भैया एक नाम है आयोटा। आयोटा आयोटा एक नाम दे दिया इन्होंने कि जब भी रूट के अंदर -1 आएगा तो इसको हम आयोटा से डिफाइन करेंगे। किससे डिफाइन करेंगे? आयोटा से। तो होगा क्या कि इसको √3 तो ऐसे ही लिखा जाएगा, और इसको क्या लिख सकते हैं? आयोटा। तो ये आयोटा आगे लगा देंगे या पीछे लगा देंगे? आयोटा √3 ऐसे लिख दिया जाता है। हाँ जी, पहली चीज। दूसरी बात, आपको यह भी ज्ञान होना चाहिए कि आयोटा की वैल्यू है रूट के अंदर -1। बिल्कुल ठीक है सर। तो सर अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो सर स्क्वायर रूट हट जाएगा, -1 आएगी। फिर से स्क्वायर कर दूं तो सर इसकी पावर 4 हो जाएगी, और -1 का स्क्वायर +1। तो सर इस बात को भी ध्यान दीजिएगा कि आयोटा की वैल्यू रूट के अंदर -1 होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आयोटा पावर 4 की वैल्यू +1 होती है। ये बात भूल ना जाना। क्या मेरी बात से सहमत है? हाँ जी। अब मैं यहाँ एक छोटी सी चीज इमेजिनरी नंबर पे और एक्सप्लेन कर रहा हूं। हम अभी इमेजिनरी पे ही चल रहे हैं, बस 2-3 मिनट का डिस्कशन है। अगर मेरे बच्चे √3 इंटू में रूट के अंदर -5 है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे इसे हम लिख सकते हैं रूट के अंदर -15। यू ऑल्सो कैन राइट इट √15 एंड आयोटा इज आउटसाइड। ठीक है जी। मैं रूट के अंदर -3 और √5 है, तो इसको भी यही लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों की गुना हो जाएगी। 5 3 15 माइनस का, तो √15 एंड दिस वुड बिकम आयोटा। लेकिन मेरे बच्चों, अगर मैं माइनस में √3 को माइनस में √5 से गुना करूं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं मेरा आंसर क्या आएगा। तो मेरा आंसर क्या आएगा? मैं आयोटा आपको जो पढ़ा रहा हूं एसएससी के लिए नहीं है, सिर्फ 2-4 मिनट का डिस्कशन है, सहन कर लो। ये सीडीएस वाले बच्चों के लिए। उसके बाद फिर आपके पोर्शन पे आ जाएंगे, रियल नंबर पे, वही हमें पढ़ना है। तो आप कहेंगे कि सर कहानी यह है कि माइनस में √3 को हम लिख लेते हैं -1 इंटू √3। देखिए बहुत सारे बच्चे क्या कहेंगे, भाई -3 को -5 से क्या, माइनस माइनस प्लस √15। ये गलत है, गलती से भी ऐसा मत सोचना। रूट के अंदर -5 को लिख लेते हैं √-1 इंटू √5। हाँ सर लिख लेते हैं। ये हो गया क्या सर? आयोटा। आयोटा इंटू √3। ये भी क्या हो गया? आयोटा। आयोटा इंटू √5। आयोटा के आयोटा से गुना करेंगे तो आयोटा स्क्वायर, और √3 को √5 से करेंगे √15। हाँ है ना मेरे बच्चे? आपने कहा बिल्कुल ठीक है। और सर आपने 2 ही सेकंड पहले बताया था कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। तो मेरे बच्चे इस केस में जो आपका उत्तर आएगा वो बाहर माइनस आएगा और √15 अंदर आएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस होती है। क्या मेरी बात समझ पाए? अनेक यूट्यूब पे पढ़ाने वाले टीचर या यूट्यूबर्स ने इसको गलत करा रखा है धड़ल्ले से, क्योंकि उनको इतनी समझ ही नहीं है। वो यूट्यूब के ही टीचर है, उन्होंने ज्ञान लिया ही नहीं, उनकी क्वालिफिकेशन ये है ही नहीं कि आपको सही बता दें। क्या मेरी बात समझ पाए? किसी भाई को दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब मेरे बच्चे एक छोटी सी बात और समझिए, बहुत सारे अच्छा भी पढ़ाते हैं, आइए यहां तक की बात समझे। मेरे बच्चों, रियल नंबर क्या होते हैं आपको समझा दिया। अगर मैं 5 जमा आयोटा √3 लिख दूं तो ये रियल नंबर है और ये इमेजिनरी नंबर है। तो मेरे बच्चे, रियल और इमेजिनरी नंबर के मिश्रण को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या क्या कहते हैं मेरे बच्चे? सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। जब एक वास्तविक संख्या हो और एक इमेजिनरी नंबर हो और उनका बीच का मतलब जोड़ हो, माइनस हो, कुछ भी साइन हो, तो इसे हम कहते हैं, जोड़ो मतलब प्लस माइनस लिख लो यहाँ, तो इसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। ठीक है जी। ये जो हिस्सा है अब ये यहां से क्लियर हुआ, इस पे आंख उठा के कोई नहीं देखेगा, क्योंकि ये सिर्फ सीडीएस की तैयारी करने वाले बच्चों के काम आएगा और किसी के नहीं। अब इस
टॉपिक को हटा देते हैं इमेजिनरी को, और यहां से हम चर्चा शुरू करते हैं एसएससी की और जनरल कंपटीशन की। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको समझ में आया होगा कि मैं आपको नंबर लाइन क्यों पढ़ा रहा था, क्योंकि नंबर लाइन के ही थ्रू आप ये समझ पाएंगे कि कौन सा रियल नंबर है और कौन सा इमेजिनरी नंबर है। अदरवाइज तो मैं रटवा देता आपको और कुछ नहीं। ठीक है जी, आइए मेरे दोस्त, अब हेडिंग डाल लीजिए रियल नंबर को। हर एक छोटी से छोटी बात समझनी है। रियल नंबर, हिंदी में वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। मेरे प्यारे बच्चों, दो बातें समझिए। देखिए यार, नंबर लाइन पे अगर हम चर्चा करें, ध्यान देना, नंबर लाइन पे मेरे प्यारे बच्चों अगर हम चर्चा करें तो नंबर लाइन पे कौन कौन सी चीजें रखी गई? वो चीजें रखी गई जो डेसिमल में थी, हाँ है ना, और इंटीजर थी। यानी डेसिमल वाली सारी चीजें भी रखी गई और इंटीजर वाली भी सारी चीजें रखी गई। क्या मेरी बात समझते हैं? हाँ है ना? पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? दूसरा एक बात और रखना, किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। नहीं। अब मेरे बच्चे, मैं रियल नंबर को दो हिस्सों में बांट देता हूं। बेसिकली इसे दो तरीकों से बांटा जा सकता है। एक शब्द होता है जिसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। और एक होता है मेरे बच्चे इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। में संख्या, अपरिमेय संख्या, बहुत काम की चीज है, पेपर में डायरेक्ट सवाल आने। अपरिमेय संख्या, हिंदी में इसे कहते हैं मेरे बच्चे इर्रेशनल नंबर। मेरे बच्चे, आयोटा क्यूब वगैरह पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। अंकित भाई, मेरे तो ये पढ़ाए हुए हैं, सारी चीजें सब्जेक्ट रहे हैं, लेकिन मेरी आपसे ये इच्छा है बताने की कि मैं जो भी चीजें पढ़ा रहा हूं ना, बिल्कुल अप टू डेट पढ़ा रहा हूं, लेटेस्ट पढ़ा रहा हूं, जो आपके एग्जाम में आ सकती उसको पढ़ा रहा हूं, है ना। तो आप जितना मैं करा रहा हूं, आप उस पर विश्वास रखिए कि उतने में ही आप समझ गए। कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर उतने से ज्यादा की एसएससी में तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। सीडीएस में उतने से आपकी बात आराम से बन जाएगी, उतनी समझ से। ठीक है, फिर भी आपको कॉम्प्लेक्स बहुत डिटेल में समझना है तो मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो डाली हुई है जहां मैंने पूरा 3.5-4 घंटे का कॉम्प्लेक्स नंबर पे लेक्चर लिया हुआ है, आप वहां से पढ़ सकते हैं, लेकिन वो आपके काम का नहीं है। देखिए, ज्ञान तो बहुत है, लेकिन ये स्टोरेज बहुत कम है ना, इसमें उतना ही भरो जितना जरूरी है। रेशनल नंबर क्या होते हैं मेरे बच्चे? रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन नंबर को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या कहलाती है। और एक बात ध्यान रहे, यहां P एंड Q बोथ आर इंटीजर, बोथ आर इंटीजर, इंटीजर, दोनों ही पूर्णांक हो, दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए। यानी ये भी पूर्णांक होना चाहिए, ये भी पूर्णांक होना चाहिए। दूसरा, Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि थोड़े टाइम के बाद मैं सिखाऊंगा आपको कि 5/0 इन्फिनाइट है या अनडिफाइन है। इस कहानी के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे, अभी यहां समझिए। तो जिन नंबर को हम P बाई Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हो, इंटीजर, और Q 0 के बराबर ना हो, वो मेरे रेशनल नंबर कहलाते हैं, परिमेय संख्या। जैसे मैं आपको कहूं √2/7, क्या ये रेशनल नंबर है? तो आपका जवाब होगा नहीं है सर। क्यों? क्योंकि सर ये P बाई Q तो फॉर्म में है, लेकिन P इंटीजर नहीं है, यानी ये पूर्णांक नहीं है, √2 पूर्णांक नहीं। बहुत बढ़िया। दूसरी बात बताओ सर, अगर आप ये बात समझ गए तो, कि 5 रेशनल नंबर है सर, क्योंकि इसके बटे 1 लिखा हुआ है, आपको नहीं दिख रहा तो क्या हुआ? -7 है, हाँ सर बिल्कुल, इसके बटे 1 है तो सही। ठीक है भाई, तो सर ये बताओ 22/7 है। अरे मूर्ख टीचर, खुद ही फ्रैक्शन में लिख दिया, फिर क्यों पूछ रहा है? ये तो है ही रेशनल नंबर, इसमें कहां दिक्कत है?
ठीक है सर। तो सर एक बात बताओ, आप बहुत समझदार हो, तो ये बताओ सर 0.8, ये तो डेसिमल में, ये रेशनल है? बिल्कुल है भाई, क्योंकि इसको फ्रैक्शन बनाओगे तो 8/10 बन जाएगी, और 8 और 10 दोनों ही पूर्णांक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो ये बता 0.57 पे बार, ये रेशनल है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है सर, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। क्यों? क्योंकि इसकी फ्रैक्शन बन जाती है 57/99, और दोनों के दोनों पूर्णांक है, तो दिक्कत नहीं है। और सर माइनस हो तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये इंटीजर होने चाहिए, प्लस माइनस तो होते ही है पूर्णांक में, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये सारी मेरे प्यारे बच्चों पूर्णांक परिमेय संख्या है। अच्छा सर ये बताओ √4 क्या रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है? बिल्कुल है भाई, क्यों है? क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है, और इसके बटे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये परिमेय संख्या ही तो है। √9 है? बिल्कुल होगा जी। √16 है? बिल्कुल होगा, क्योंकि इसका मतलब 4/1 है, इसका मतलब 3/1 है, बिल्कुल ठीक है। तो सर ये बताओ फिर इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? तो इरेशनल नंबर में पहली चीज शामिल होगी नॉन टर्मिनेटिंग, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अपरिमेय संख्या जो होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल होती है, क्योंकि इसकी फ्रैक्शन नहीं बनती। डेसिमल में समझाया था ना, इसकी फ्रैक्शन ही नहीं बनती, क्योंकि ना तो ये टर्मिनेट हो रहा, ना टर्मिनेट होकर रिपीट हो रहा, तो ये p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए अपरिमेय संख्या। हाँ है ना? मैं आपसे कहूं √2 क्या है, तो सर √2 नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, क्योंकि इसका आंसर आपने देखा 1.4142, ये चलता ही रहता है, तो √2 भी अपरिमेय संख्या है। सर √3 ये भी अपरिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है, क्यूब √2 ये भी अपरिमेय संख्या है। लेकिन सर एक चीज बताना, क्यूब √8 ये क्या है? तो बावले बच्चे ये परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 8 का क्यूब रूट 2 होता है, और इसे हम 2/1 लिख देंगे। इसमें कहां आपत्ति है तुझे? समझ रहे हैं मेरी बात? तो सर ये बताओ पाई, हाँ सर पाई भी इरेशनल नंबर होता है। क्यों भाई? क्यों होता है? क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती, 22/7 तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, तो पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। पाई का जो मान है वो 22/7 नहीं होता, ये तो हमको नजदीकी वैल्यू दे रखी होती, एग्जैक्ट नहीं होता। ठीक है जी, तो पाई इरेशनल नंबर है। एक्सपोनेंशियल सीरीज पर वो आपके में है नहीं, तो उसको छोड़ दो। तो ये सब मेरे प्यारे बच्चों अपरिमेय संख्या है। हाँ जी, तो यहां तक मुझे लगता है आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा, किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं रही होगी। हाँ या ना? हर एक कोई चीज क्लियर है, समझ में आ गई बात? बहुत सुंदर। अब आगे बढ़ते हैं। तो मेरे बच्चे अपरिमेय संख्याएं क्या होती समझ में आ गया? सबसे पहले बताया कि भाई नंबर को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, नंबर को दो हिस्सों में बांटते हैं, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्लियर कराया, इधर वाला हिस्सा हमेशा क्लियर करा रहा हूं, ये छोड़ दिया रियल नंबर क्या होता है, लेकिन ये समझा दिया था जिसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते। फिर बताया आपको कि भाई रियल नंबर को पकड़ लिया, रियल नंबर को दो हिस्सों में बांटा, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब इरेशनल क्लियर कर दिया आपका पूरा, कि भैया इरेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं रेशनल में। ठीक है जी, अब आते हैं रेशनल नंबर। तो अब हेडिंग डाल लीजिए आप रेशनल नंबर। अब अपनी नई हेडिंग डाल लीजिए रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। देखिए धीरे पढ़ाऊंगा, लेकिन आप विश्वास मानिए आपका एक भी एग्जाम नहीं छूटेगा, हर एग्जाम के हर क्वेश्चन आप सही करेंगे। रेशनल नंबर को हम कहते हैं परिमेय संख्या, मतलब समझा दिया, परिमेय संख्या। लेकिन बात आती है कि इसके अंदर क्या क्या शामिल होगा सर, अब उस पर चर्चा करते हैं। तो रेशनल नंबर में कई टुकड़े बनते हैं। पहला टुकड़ा बनता है इंटीजर। इंटीजर को हिंदी में हम कहते हैं मेरे बच्चों पूर्णांक, पूर्णांक पहला टुकड़ा। दूसरा टुकड़ा बनता है डेसिमल,
दशमलव। दशमलव आपका बहुत पहले क्लियर करा दिया था कि भाई डेसिमल को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ये तो सब इसके अंदर आते हैं। और तीसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, वो चला जाता है इरेशनल नंबर पे। वो चला जाता है मेरे प्यारे बच्चों कहां पे? इरेशनल नंबर पे। हाँ है ना। अब मेरे बच्चे हम बांटेंगे, ये क्लियर करा चुका हूं पहले। अब आते हैं इंटीजर पे। तो अब हेडिंग डाल लीजिए आप इंटीजर। इंटीजर माने पूर्णांक। इंटीजर को बोलते हैं हम हिंदी में पूर्णांक। इंटीजर कितने टाइप के होते हैं? पहली टाइप लिखवा रहा हूं, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक। सभी की हिंदी नहीं लिखेंगे, समझते जाना। मेरे दोस्त, आपने नंबर लाइन पढ़ी है? चलो, तो जब नंबर लाइन आपने पढ़ी है तो आपने एक चीज यहां नोटिस करी कि बिल्कुल बीचों बीच था जीरो। तो जीरो से इधर की जितनी वैल्यू है वो पॉजिटिव इंटीजर मतलब पॉजिटिव कहलाती है, और इससे इधर की सारी वैल्यू नेगेटिव कहलाती है। जीरो अलग कहानी अभी समझा रहा हूं। तो इधर जितने भी पूर्णांक आते हैं उन्हें हम पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। यानी पॉजिटिव इंटीजर को हम कहते हैं मेरे बच्चों क्या? 1, 2, 3 पूर्णांक ही आएंगे, 4 एंड सो ऑन। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? पॉजिटिव इंटीजर का ये एक दूसरा नाम है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, हिंदी में बोले तो प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। ठीक है जी। अगला आता है मेरे बच्चे जिसे हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर। धनात्मक पूर्णांक नहीं, ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव में क्या आएगा भाई? नेगेटिव में लाइंस जीरो से इधर वाली सारी चीजें आएंगी, यानी -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। इसका कोई और अलग नाम नहीं है। तीसरा आता है मेरे बच्चे जिसे हम कहते हैं जीरो इंटीजर। जीरो यानी शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक इंटीजर, जीरो इंटीजर, शून्य पूर्णांक। आपने देखा कि जीरो से इधर और जीरो से इधर, तो जीरो बिल्कुल बीच में आ गया। तो जीरो जो होता है ना वो अपने आप में अलग चीज होती है। जीरो अपने आप में अलग चीज होती है ना। अगर मैं आपको कह दूं कि एक्स स्क्वायर बराबर जीरो है तो बताओ एक्स की वैल्यू, तो आप ये मत करना कि एक्स की वैल्यू +-0। गलत है। क्यों? क्योंकि जीरो ना तो पॉजिटिव होता ना नेगेटिव। जीरो के आगे आप पॉजिटिव लगाएं वो भी गलत है, और जीरो के आगे नेगेटिव लगाएं वो भी गलत है। आप कहें जी +0 आया या आप कहें -0 उत्तर आया, दोनों ही गलत है, क्योंकि जीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है ना। तो ये बात ध्यान रखने की है कि सर जीरो इंटीजर इज क्वाइट डिफरेंट। फिर आते हैं मेरे बच्चे चौथा जिसे हम कहते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। गैर ऋणात्मक पूर्णांक, यानी ऐसे इंटीजर जो ऋणात्मक नहीं है, जो नेगेटिव नहीं है। तो मेरे बच्चे बताओ जीरो नेगेटिव है? नहीं है सर। 1 नेगेटिव है? नहीं। 2 नेगेटिव है? नहीं। 3 नेगेटिव है? नहीं। 4 नेगेटिव है? नहीं। तो ये मेरी बात समझ गए। और इसी का एक नाम है मेरे बच्चे जिसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या। इंग्लिश में इसे कहते हैं होल नंबर। होल नंबर। एक एक चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगी तभी जीवन में कुछ अच्छा कर पाओगे। पूर्ण संख्या, होल नंबर, हाँ है ना, नॉन नेगेटिव इंटीजर कहलाता। क्या मेरी बात समझ पाए? अगली बात, फाइनल एंड लास्ट, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। हिंदी आप समझ ही गए होंगे, गैर धनात्मक पूर्णांक, यानी ऐसे पूर्णांक जो धनात्मक नहीं है। ऐसे पूर्णांक जो धनात्मक नहीं। तो इसका सर इसका एक बेसिक फंडा है, जो पॉजिटिव नहीं है
तो सर पॉजिटिव नहीं है, जीरो पॉजिटिव है, नहीं है तो सर लिखो, हमें तो वो चाहिए जो पॉजिटिव नहीं है, तो जीरो पॉजिटिव नहीं है, -1 पॉजिटिव नहीं, -2 -3 -4, ये सारे वो हैं जो पॉजिटिव नहीं है, इनका अलग से कोई नाम नहीं है। क्या मेरे प्यारे बच्चों यहां तक की बात क्लियर है? कुलदीप बहुत एडवांस लड़का है, कह रहा है जीरो ओड है इवन, इसी नाम पे अपने गाल पे जबरदस्त लेवल का चांटा लगा दे। बेटा सिलेक्शन अंग्रेज का नहीं होगा, छात्र का होगा, स्टूडेंट का होगा। स्टूडेंट वो जो पढ़ा रहा हूं उसको ध्यान से सीखता चला जा, तेरे मन के हर सवाल का जवाब दे दूंगा आज ही, चिंता ना कर, ठीक है? तो मेरे बच्चे मैंने इंटीजर पकड़ा है, फिर से अपनी कहानी रिपीट करता हूं ताकि हर एक बच्चे के दिमाग में चीजें क्लियर रहे। सर पहले हमने पढ़ा नंबर, नंबर क्या होते हैं सर? रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी क्लियर कराया, रियल नंबर उठाया, इसके बाद रियल नंबर को दो हिस्सों में बांटा, रेशनल इरेशनल। इरेशनल क्लियर कराया, फिर रियल नंबर को दो टुकड़ों में बांटा, इंटीजर और डेसिमल। डेसिमल पहले ही क्लियर हो चुका है, इंटीजर पकड़ा पूर्णांक, फिर इंटीजर को 5 हिस्सों में बांटा, पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर, नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर। ये सब ध्यान रहे कि पॉजिटिव इंटीजर को ही नेचुरल नंबर कहते हैं, यानी प्रकृति से मिली हुई संख्या है। तो 1 2 3 4 सारी ही पॉजिटिव चीजें प्रकृति से मिली है, नेगेटिव तो हमने बनाई है, जीरो भी भारत नहीं खोजा है ना। अब मेरे बच्चे हेडिंग डाल लीजिए, एक तो इससे कुछ चीजें आएंगी काम आपके पेपर में, मतलब सारे काम आनी, लेकिन इससे कुछ और भी आगे बढ़ेंगी। और अभी हेडिंग डाल लीजिए पॉजिटिव इंटीजर, अब इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक, अब इसके टुकड़े कर रहे हैं, इसी को हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या, तिक संख्या। देखिए अगर मेरे हिसाब से चलेंगे तो हर चीज क्लियर हो जाएगी, नेचुरल नंबर। अगर आप बीच बीच में टांग अड़ाएंगे, इवन क्या हुआ, ओड क्या हुआ, फलाना क्या हुआ, तो क्या होगा कि मैं भी बीच में उलझ जाऊंगा और आप भी उलझ जाओगे, है ना बेटे? तो पहले जन्म लिया, उसके बाद फिर धीरे 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 गर्दन कंट्रोल में आएगी, फिर बैठना चालू होगा, फिर लेटना चालू होगा, फिर धीरे धीरे गुडलिया चलोगे, फिर किसी चीज को पकड़ के चलोगे। तुम पैदा हुए नहीं हो, पहले भागना चाह रहे हो, तो वो बेटा संभव नहीं है। आइए, तो सबसे पहले ये ध्यान में आया कि पॉजिटिव इंटीजर होते कौन से हैं? 0 1। क्या ठीक लिखा मैंने 0? सर गलत लिखा, 0 पॉजिटिव नहीं होता। साफ सुथरी बात समझा करो सर, बावले ना बना करो। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। सर ये पॉजिटिव इंटीजर है, इन्हीं को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। अब मेरे बच्चे मैं इसी के टुकड़े कर रहा हूं, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। प्रियांशु पूछ रहा है सीडीएस बेटर है एसएससी? मेरे भाई दोनों ही अपने आप में मस्त हैं, सीडीएस जबरदस्त है। आइए, मैं सीडीएस जबरदस्त इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने एसएससी में सिलेक्शन ले लिया, एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट में मैं सिलेक्टेड हूं, लेकिन मैंने सीडीएस का एग्जाम कईयों बार क्वालिफाई किया, लेकिन मेरा जो इंटरव्यू होता है जिसे हम एसएसबी जो होता है वो क्लियर नहीं हुआ। तो सीडीएस लाख गुना बेहतर है, जीवन जीने के नए आयाम मिलते हैं। एसएससी भी बहुत बेहतर है। आइए, जो चीज पाली जाती है वो छोटी लगती है, इसलिए ऐसा। तो पॉजिटिव इंटीजर को जब हम ब्रेक करेंगे तो सबसे पहले हम ब्रेक करेंगे किसमें? इवन नंबर में। इवन नंबर पहला टुकड़ा, ठीक है भैया? क्या होता है इवन नंबर? सम संख्या। देखिए सिस्टम से चलेंगे तो ही सारे डाउट दूर होंगे। हम टुकड़े कर रहे हैं किसके? पॉजिटिव इंटीजर के। पॉजिटिव इंटीजर कहां है? 1 2 3 4 5 6, ये हाँ है ना? बहुत शांति से सुन लेना मेरी बात, पॉजिटिव इंटीजर के टुकड़े कर रहे हैं, ठीक है? मेरा एसएसबी 19 फरवरी। कमाल जी, बिल्कुल स्वागत रहेगा आपका, सिलेक्शन लेने के बाद आना। या ये पॉजिटिव इंटीजर के टुकड़े कर रहा हूं मैं, नेगेटिव की नहीं कर रहा हूं, तो ध्यान रखना। अब अगली बात पे, इवन नंबर सम संख्या। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इवन नंबर क्या होते हैं? जब नंबर 2 से भाग हो जाए, 2 से भाग हो, यानी नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 2 इट इज इवन नंबर। 2 से कौन कौन सा नंबर भाग हो रहा है? 2 भाग हो रहा है, 4 भाग हो रहा है, 6 भाग हो रहा है, 8 भाग हो रहा है, 10 भाग हो रहा है, एंड सो ऑन।
अब आपका सवाल होगा जीरो भी तो भाग हो रहा है। अरे खसम, रुक तो जाओ, जीरो भी समझा दूंगा, लेकिन अभी तो मैं पॉजिटिव इंटीजर की चर्चा कर रहा हूं। वो शुरुआती 1 2 3 4 5 6 से होते हैं, तो सारी कहानी समझाएंगे, थोड़ा वक्त तो ले दो। अगली बात, सर ऑर्डर इंटीजर नहीं समझाएंगे क्या? वो भी समझा रहे हैं भैया, विषम ओड नंबर। मेरे बच्चे, ओड नंबर विषम संख्या वो होती है जो सम नहीं होती, यानी जो 2 से डिवाइड ना हो। जो नंबर 2 से डिवाइड यानी भाग ना हो, ना हो। ठीक है जी, जैसे 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। बहुत सुंदर सर, बात पल्ले पड़ गई। ठीक है सर, अब 3 नंबर लिखो यहीं से। इवन ओड ब्रेक कर दिया, अब 3 पे आ जाओ। एक होता है सर प्राइम नंबर, हिंदी में इसे कहते हैं अभाज्य संख्या। भाई इधर उधर उछलो मत, जो पढ़ा रहा हूं उसी पे ध्यान दो। मैं लिखित दे सकता हूं आपको कि आपका हर डाउट क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ते रहेंगे तो। अगला है मेरे बच्चे, चौथा टुकड़ा यहां लिख रहा हूं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, स्पेलिंग मिस्टेक हो तो छोड़ देना। भाज्य संख्या है, दोनों एक साथ समझाऊंगा। भाज्य संख्या है, ध्यान देना। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, द नंबर which have only the number which have only two different factor, two different factor, factor, one factor is 1 and other is the number itself, itself। ध्यान देना क्या कहा मैंने, कहा कि देखिए कुछ हिंदी में लिखवाऊंगा, कुछ इंग्लिश में लिखवाऊंगा, ये अरिथमेटिक का ही हिस्सा है। आइए, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, ऐसी संख्या द नंबर जिसके हम केवल दो ही टुकड़े, दो ही गुणनखंड कर सकते हैं। एक गुणनखंड एक होगा, दूसरा गुणनखंड वो संख्या खुद होगी। यानी ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल दो ही गुणनखंड हो, दोनों के दोनों डिफरेंट हो, उनमें एक गुणनखंड एक हो और एक गुणनखंड वो नंबर खुद हो। 3 चीजें बड़ी जरूरी हैं जो आपको यहां ध्यान देनी चाहिए। ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर्स, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। अब बात आती है सर ये फैक्टर नया शब्द आया, फैक्टर समझाओ। तो मेरे बच्चे, एक शब्द होता है फैक्टर, जिसे हम कहते हैं गुणन खंड, यानी जिसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, टुकड़ा टुकड़ा। और एक होता है मल्टीपल, मल्टीपल, मल्टीपल को कहते हैं गुणज, यानी जो गुणा करके आगे बढ़ता जा रहा हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे बच्चे मैं आपको कहूं कि भाई 6 के फैक्टर बताओ कितने, तो मतलब 6 के कितने टुकड़े हो सकते हैं। मतलब देसी भाषा में कहें तो 6 किस किस से भाग जाएगा, तो 1 से भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा, 3 से भाग जाएगा, 6 से भाग जाएगा। 6 इन्हीं टुकड़ों से भाग जाएगा, बहुतों से जाएगा, ना सरीनों से। तो जिनसे 6 डिवाइड होगा मेरे प्यारे, जिनसे 6 भाग होगा, ये इसके फैक्टर कहलाएंगे। हाँ जी, हमेशा ध्यान रखना, नंबर ऑफ फैक्टर जो होते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर जो होते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर हमेशा गिने जा सकते हैं, फाइनाइट होते हैं, फाइनाइट होते हैं, निश्चित होते हैं, निश्चित होते हैं, निश्चित होते हैं,
नंबर ऑफ फैक्टर हमेशा फाइनाइट होते हैं, निश्चित होते हैं मेरे बच्चे, ध्यान देना। जबकि मल्टीपल जो होते हैं, गुणज, गुणज का ना पहाड़ी, देसी भाषा में बोल लिख देते हैं क्योंकि हम तो देसी आदमी हैं। पहाड़ी टेबल जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, टेबल जैसे 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, ये होते हैं टेबल। और ये चलती रहती है, अनंत तक होते हैं, इन्फिनाइट होते हैं। तो दो बातें समझाई, फैक्टर क्या होते हैं, मल्टीपल क्या होता है। फैक्टर हमेशा गिने जाएंगे, है ना, और मल्टीपल हमेशा इन्फिनाइट होते हैं, इस बात का ध्यान है, अनंत होते हैं। दो बात समझ में आई। तो यहां मैंने लिखवाया कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके टुकड़े हों, लेकिन दो ही टुकड़े हों, और वो दोनों टुकड़े अलग अलग होने चाहिए, एक टुकड़ा एक टुकड़ा वो नंबर खुद। मैं कहूं कि मेरे बच्चे बताओ कि दो जो है वो प्राइम नंबर है या नहीं है। बिल्कुल है सर, क्योंकि दो के दो ही टुकड़े हैं, एक और एक दो, दोनों अलग हैं, और एक नंबर एक है और एक खुद है, तो दो प्राइम नंबर हुआ। तीन भी प्राइम नंबर हुआ। चार प्राइम नंबर है, नहीं सर, चार के दो टुकड़े नहीं, तीन होते हैं, 1 2 4, यानी चार किस किस से भाग जा रहा है, तीन संख्याएं आ गई, तीन आ गई, तो मेरे बच्चे ये प्राइम नंबर नहीं होगा। 5, 5 1 और 5 से ही भाग जाता है, प्राइम होगा। 7 भी प्राइम होगा। 9 सर, 9 प्राइम नहीं होगा क्योंकि 1 3 और 9 से भाग जाता है, गड़बड़ है सर। फिर सर 10 भी नहीं होगा, 11 होगा, ऐसे ही चलते रहेंगे। बिल्कुल ठीक बात है, ये होते हैं सर प्राइम नंबर। अच्छा सर ये बताओ एक प्राइम नंबर है कि नहीं। नहीं सर, एक प्राइम नंबर नहीं। क्यों? क्योंकि एक के तो टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा, एक के तो एक गुना एक एक, एक, एक कितनी बार भी कर लो। हाँ सर, और मैंने क्या बताया कि दो ही टुकड़े हो, दोनों डिफरेंट हो, तो एक के दो अलग अलग टुकड़े नहीं होते। समझ रहे हैं मेरी बात? एक को हम प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं डालते। अगर आपसे पूछे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, तो 2 है। ओनली इवन प्राइम नंबर, यानी केवल एक ही प्राइम नंबर ऐसा है जो सम है, इवन प्राइम नंबर, वो भी मेरे बच्चे 2। यानी दो इकलौती ऐसी अभाज्य संख्या है, ध्यान दे, दो इकलौती ऐसी अभाज्य संख्या है जो प्राइम भी है और सम भी है, प्राइम भी और सम भी। अदरवाइज इसके अलावा एवरी प्राइम नंबर इज ऑड। इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो सारे विषम होंगे। ध्यान देना इन शब्दों को, क्योंकि नी पे सवाल बनेंगे। यानी जितने भी प्राइम नंबर, उसमें केवल इकलौता एक ही ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, और उसका नाम है 2। ठीक है जी। 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर है वो हर हाल में 100% ओडी होते हैं, बात ध्यान रहे, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। पॉइंट क्लियर है? अब आते हैं कंपोजिट नंबर क्या हो, भाज्य संख्या क्या हुई। इसको हिंदी में लिखवाता हूं, जिसके 2 से अधिक अलग अलग, इंग्लिश में बोल दूंगा, अलग अलग टुकड़े हो मेरे बच्चे। द नंबर विच हैव मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स, द नंबर विच हैव मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स, जैसे 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ, 12 हुआ, 15 हुआ, ये सारे के सारे क्या है मेरे बच्चे, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इनके 2 से ज्यादा टुकड़े हैं। सर क्या एक कंपोजिट नंबर होगा? एक नहीं होगा, क्योंकि सर इसके 2 टुकड़े हैं नहीं, एक ही बनता है। तो इस बात को ध्यान रहेंगे या हाईलाइट करके लिखेंगे, 1 जो है इज नीदर प्राइम नोर कंपोजिट। एक जो है ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। एक को ना तो प्राइम नंबर में कैलकुलेट करते हैं, मतलब उसको शामिल करते हैं, और ना ही कंपोजिट में कैलकुलेट करते हैं, भाज्य अभाज्य दोनों ही नहीं है। ऐसे ही ध्यान रखना, 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। ये छोटे छोटे बुलेट पॉइंट है जो आपको कॉपी में लिख लेने। हाँ जी,
मेरा पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? हाँ जी। यानी एक जो है ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, जीरो जो है ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। हाँ, अब बहुत भाई कहेंगे कि सर जीरो प्राइम नंबर है कि नहीं। अबे ढक्कन, यहां से ध्यान दे, किसके टुकड़े कर रहा हूं? पॉजिटिव इंटीजर के। जीरो पॉजिटिव है नहीं, तो उसके टुकड़े ही नहीं कर रहा। अभी उस पर ध्यान क्यों लगा रहा? अभी सिर्फ इस पे फोकस कर। देखो सिस्टमेटिक चलोगे तो एक एक चीज क्लियर करा दूंगा, अनसिस्टमेटिक हो जाओगे तो कोई नहीं क्लियर कराएगा। आ जाइए, पॉजिटिव इंटीजर के टुकड़े करे। पहला टुकड़ा इवन हुआ, दूसरा टुकड़ा ओड हुआ, तीसरा टुकड़ा प्राइम नंबर हुआ, चौथा टुकड़ा कंपोजिट नंबर हुआ। अब आते हैं पांचवा टुकड़ा। बिल्कुल प्यार से एक एक छोटी से छोटी बात समझा के चलो। इसको मेरे बच्चे हम कहते हैं क्या? परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर हिंदी में कहते हैं परिपूर्ण संख्या, परिपूर्ण संख्या, परिपूर्ण संख्या। इससे एक सवाल पेपर ने पूछा, हिंदी इंग्लिश दोनों डिफाइन कर रहा हूं, अच्छे से समझ के जाइए। वाई वन इज नॉट प्राइम नंबर। दीपक भाई एक एक चीज समझा तो दी, एक प्राइम क्यों नहीं है? क्योंकि एक के दो डिफरेंट फैक्टर नहीं है तो तू बता दे। अरे मेरे बेटा इस बात को क्यों नहीं समझ रहा कि मैं एक एक चीज क्लियर कर रहा हूं शुरुआत में? तो जो शुरुआत में क्लियर कर रहा हूं उसको शुरुआत से ही समझो, ध्यान से खोपड़ी खोल के, तभी तो बात पल्ले पड़ेगी। परफेक्ट नंबर, परिपूर्ण संख्याएं क्या होती है? इसको एग्जाम्पल से समझाता हूं, लैंग्वेज में नहीं। भाई ये बताओ, चार के फैक्टर करो, एक दो चार, यानी चार किस किस से भाग जाएगा? छह के फैक्टर करो, एक दो तीन छह। आठ के फैक्टर करो, किसी के भी कर लो, एक दो चार आठ। 12 के करो, एक दो तीन चार छः 12, ऐसे ही वे। 16 के करो, एक दो चार आठ 16, यही वे सर, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही मैं कहूँ 28 के करो, 28 किससे भाग हो रहा है? एक से, दो से, चार से, 7 से, 14 से और 28। अब यहीं से समझना, इसी से समझा दूंगा, क्लियर हो जाएगा आपको पॉइंट। ठीक है, वन कंपोजिट तो भी सारे फैक्टर हैं। अब फिर से समझना उस बात को, इस क्लास के बाद समझना, अभी तुम पकड़ नहीं पा रहे जो मैं कहना चाह रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं कहना क्या चाह रहा हूं उस बात को सुनना। मैं कहना आपको ये चाह रहा हूं कि किसी भी नंबर के आप फैक्टर निकालें तो जितने भी फैक्टर बने उसमें एक नंबर तो उनका खुद भी, मतलब वही फैक्टर, जैसे 6 का एक फैक्टर तो 6 खुद भी होगा। आप कहें बिल्कुल सही है सर, 6 का एक फैक्टर खुद होगा 6। 8 का भी एक फैक्टर 8 होगा, 12 का भी एक फैक्टर 12 होगा सर, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ है ना? ऐसे ही सर 16 का एक फैक्टर 16 होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल ठीक बात है सर। ऐसे ही 28 का एक फैक्टर 28 खुद होगा, इसमें तो सर बात समझ में आती है, हर नंबर का एक फैक्टर वो खुद होता है। सर अब मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी नंबर के जब आप फैक्टर निकालें, किसी भी नंबर के जब आप फैक्टर निकालें तो एक फैक्टर तो वो नंबर खुद होगा, तो बाकी जितने फैक्टर बच गए इनका जोड़ करके देखें, 2 और 1 3, क्या वो इसके बराबर है? नहीं, तो ये परफेक्ट नंबर नहीं है। यहां देखें 3 2 5 और 1 6, इनका जोड़ 6 के बराबर आ गया है, तो ये परफेक्ट नंबर है। यहां आ जाइए, 4 2 6 और 1 7, क्या जोड़ बराबर आया 8 के? नहीं, परफेक्ट नंबर नहीं है। 1 2 3 3 6 4 10 6 16, क्या बराबर आया 12 के? नहीं। यहां देखो 1 और 2 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 क्या 16 के बराबर है? नहीं, तो ये परफेक्ट नंबर नहीं है। यहां देखो 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 और 14 28, तो 28 के बराबर आ गया। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों ये परफेक्ट नंबर कहलाते हैं। देखिए कुछ चीजें महसूस करोगे ज्यादा बढ़िया समझ में आएगी, बजाय कि मैं लिखूं। कुणाल कह रहा है एक कंपोजिट उसके बहुत सारे फैक्टर, हरामखोर, गोली मार दी जाएगी पाकिस्तान में होता तो। डेफिनेशन में साफ साफ लिखवाया है, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके मोर देन 2 डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर हो। एक के अलग अलग फैक्टर तो बता, बोलना भाई, एक के फैक्टर तो बता, दो अलग अलग।
बात मेरी समझ में आई? अब ये बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं आयोटा क्यूब नहीं बता? अरे हराम खोर, नाश पीट दिया तुमने भाई, समझते नहीं हो बात को यार। आयोटा का क्यूब तुम्हें जानने की जरूरत नहीं, बता देता हूं अभी 2 सेकंड को। इतनी बात बताओ कितने बच्चों को ये क्लियर है? लेट मी नो, कितने बच्चों को ये पॉइंट क्लियर है? जल्दी से बताइए भाई, कितने बच्चों को ये बात क्लियर है कि परफेक्ट नंबर क्या होते हैं? मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ये लिस्ट में लिख रहा हूं, इस लिस्ट को घोटा मार लेना है, पी लेना है। इससे एक ही सवाल पेपर में आया था और 4 ऑप्शन दिए थे और पूछा था इनमें से कौन सा परफेक्ट नंबर है, परिपूर्ण संख्या है। और दिक्कत ये हो गई वहां पे कि परिपूर्ण संख्या पेपर में निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पहली बात तो बड़े नंबर होते हैं तो उनका हमें क्या निकालना पड़ता है, फैक्टर। फिर उस नंबर को छोड़ के बाकी फैक्टर्स का जोड़ निकालना, फिर देखना कि वो इक्वल है या नहीं, और 4 ऑप्शन में से एक छाटना, मतलब 4 सवाल हो जाता है, तो बड़ा लेंदी हो जाता है। अदरवाइज मैं आपको रटने को कभी कुछ नहीं कहता हूं। तो मैंने आपको ये सिंपल समझाया कि भाई 6, 28, 496 और 8128 ये 4 परफेक्ट नंबर है। ऐसे परफेक्ट नंबर और भी हैं, है ना? 52 परफेक्ट नंबर अभी तक खोजे जा चुके हैं, बट उस पर जाने की जरूरत नहीं है ना? वो हमारा हिस्सा नहीं है। बस ये 4 याद रख लोगे तो परफेक्ट नंबर की कहानी आपके हाथ में आ गई, बात खत्म। क्लियर है मेरे बच्चे? देखिए यार मेरे दोस्तों, आप इतनी बात को बहुत बढ़िया से पढ़ के आइए, क्योंकि कल मैं अगला जो टुकड़ा करूंगा ना इसमें, वो टुकड़ा करूंगा किसका? प्राइम नंबर का। क्योंकि कंपोजिट आपको समझ में आ गया होगा, कंपोजिट में कुछ नहीं था, कंपोजिट में कुछ खास नहीं था। प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर में रिलेटिव प्राइम नंबर, को प्राइम, ट्विन प्राइम, फलाना प्राइम, दिकड़ा प्राइम। कल सारे प्राइमों के साथ खेल खेलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत नमस्कार। दूसरी चीज ये भी ध्यान रखें कि डेसिमल का चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है, जिन्होंने नहीं पढ़ा दोबारा से पढ़ें। मैं एक बार फिर से देखता हूं, रिकॉर्डेड दोबारा आपको प्रोवाइड कराता हूं। धन्यवाद आज के लिए।